Good evening, everybody. A very good evening to all of you, बच्चों. We are live with another session of the लक्ष्य गेट 2022 बैच पावर सिस्टम. तो आपके लिए एक बार फिर यार पावर सिस्टम का एक और बेहतरीन सेशन लेके आ गए, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्या? हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा गॉस सीडल मेथड. तो आज आपके लिए मैं दो मेथड लेके आया हूं इस लेक्चर के अंदर, गॉस मेथड और गॉस सीडल मेथड. और दोनों मेथड एकदम डिटेल में हम समझने वाले हैं, इनको सॉल्व करने वाले हैं और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी कराने वाला हूं. लेकिन न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन बच्चों आपको करनी पड़ेगी. आप लोग अगर साथ दोगे तो फटाफट बनाते चलेंगे एक न्यूमेरिकल, क्योंकि यहां से जो न्यूमेरिकल बनता है बेटा वो ईएससी कन्वेंशनल के अंदर आता है, वैसा न्यूमेरिकल गेट के अंदर आने का चांस ना के बराबर है. ठीक है, तो इसीलिए हो जाओ मेरे भाई तैयार एक बेहतरीन सेशन के लिए. मजेदार सेशन होने वाला है, बहुत ज्यादा फन करने वाले हैं. Let me start by introducing myself. My name is Ankit Goyal. I got AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes and presently working as a director at an academy for GATE department. ये तो मेरे बारे में जानते हो मेरे भाई, लेकिन what matters the most is that we have an academy with us, which is not just an organization but a mission, a revolution to empower each and every student of this country to get free and quality education. तो बेटे बच्चे तक एजुकेशन पहुंचाया जा रहा है, ताकि कोई भी बच्चा जिसके अंदर हुनर है, जिसके अंदर काबिलियत है, वो रिसोर्सेज की वजह से लाइफ में पीछे ना रह जाए. बेटा जो डायलॉग है सुपर 30 मूवी का, जो कि बहुत अच्छा डायलॉग है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब वही जीतेगा बेटा जिसके अंदर काबिलियत होगी. एंड दैट इज मेड पॉसिबल बाय अन अकेडमी. तो अगर आपको हमारे फ्री इनिशिएटिव्स का बेनिफिट लेना है तो ना सिर्फ YouTube से लीजिए, बल्कि अन अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, और कोई भी फ्री इनिशिएटिव पे क्लिक करके यूज कर देना अंकित ESE, और वो फ्री इनिशिएटिव इमीडिएटली आपके लिए हो जाएगा ओपन. इसके अलावा मेरी सारी स्पेशल क्लासेस अगर देखनी है तो मेरे पीछे आपको लिंक नजर आ रहा होगा tinyurl.com/Ankit ESE. इसमें अपकमिंग में जाओगे तो नई आने वाली स्पेशल क्लासेस पाओगे, और जो हो चुकी हैं वो अलग अलग फोल्डर में आपको वेल अरेंज फॉर्मेट में मिलने वाली है. इसके अलावा यार इस चैनल का वीडियो बुक भी अवेलेबल है, जहां इस चैनल के सभी वीडियो उनके PDF नोट्स के साथ अवेलेबल है. अगर आप देखोगे bit.ly/GateLive, ये गेट लाइव आप अपर केस के अंदर डालेंगे ताकि आप सारे लेक्चर्स को एक्सेस कर पाएं. तो बेटा हमारे लेक्चर में सिर्फ आपको लाने की जरूरत है अपने दिमाग को, पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि नोट्स हम खुद आपको प्रोवाइड करते हैं. इसके अलावा मेरे बच्चों अगर आप प्लस पे आते तो आपको मिलते हैं इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स के लाइव क्लास कॉम्प्रिहेंसिव के साथ क्रैश कोर्स. और ना सिर्फ इतना, आपको कंटेंट के नाम पे मिलता है डेली असाइनमेंट, वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक. इसके अलावा बच्चों आपके सारे डाउट्स आंसर किए जाते हैं, और एक सब्सक्रिप्शन में सारे बैचेस ओपन होते हैं 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर फाउंडेशन, प्लेसमेंट, इंटरव्यू, PSU, AE. और यहीं क्यों रुके, अगर कोई क्लास मिस हो गई यू कैन वॉच इट रिकॉर्डेड एज मेनी टाइम्स एज यू वांट. और इससे भी अगर ये लगता है ये भी कम है तो इससे भी एक कदम आगे है आइकॉनिक, जहां आपको मिलेगा पर्सनल कोच इन सभी बेनिफिट्स के साथ, जो कि खुद होगा गेट और ESE टॉपर. टीचर्स आपको देंगे पर्सनल अटेंशन. इसके अलावा टेस्ट का दिया जाएगा सेपरेट एनालिसिस, जहां आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताई जाएंगी. स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा मिलेगा जिसके अंदर थ्योरी और क्वेश्चन बैंक होगा, और बेटा एक डेडिकेटेड टीम जो क्लियर कर देगी सारे के सारे डाउट्स. ठीक है, इसके अलावा मेरे बच्चों अगर आपको इस सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट चाहिए देन यूज द कोड अंकित ESE, ताकि आपको इमीडिएटली मिल जाए 10% का डिस्काउंट. ठीक है, और यहां से ये कोड आपका फ्री प्लस आइकॉनिक सब सब्सक्रिप्शन पे लग जाया करता है. इसके अलावा अगर आपको हमारे बैचेस की इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन से बैचेस चल रहे हैं, क्या उनका URL है, तो tinyurl.com/ESE GATE बैचेस. यहां यार जो भी बैच आते हैं ESE और गेट के लिए वो सारे हम अपडेट कर देते हैं फॉर इलेक्ट्रिकल एंड ECE स्टूडेंट. तो यहां जाना और रेलिवेंट बैच देख सकते हो. इसके अलावा यार देखो, अगर आपके मन में ये डाउट है कि सर अनअकैडमी पे क्यों आए, क्योंकि आप YouTube पे सब प्रोवाइड करते हो. बेटा सिर्फ लेक्चर से रैंक नहीं आती, लेक्चर के अलावा भी एक एवरेज स्टूडेंट की नीड होती है बहुत सारी, जैसे एक सीरियस एनवायरनमेंट, मोटिवेशन, गाइडेंस, एक ऐसा माहौल जहां सारे बच्चे कंपीट कर रहे हैं ताकि
बाकी लोगों को देख के उसके अंदर भी मेहनत करने की इच्छा जागे। इसके अलावा स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, बेटा ये सारा कुछ एक प्लेटफॉर्म पे मिलता है अनअकैडमी पे। यूट्यूब पे सिर्फ मैं आपको पढ़ा सकता हूं और सिर्फ पढ़ने से एक एवरेज स्टूडेंट के लिए एक अच्छी रैंक लाना टफ है। लेकिन अगर बच्चा ऑलरेडी इतना पढ़ा हुआ है कि 50 से 60 नंबर गेट में ला चुका है, या मैं कहूंगा 60 अबव ला चुका है, तो उसके लिए यूट्यूब से रैंक लाना ईजी है। तो अब आपको ये जज करना है आप कौन सी कैटेगरी में हो। अगर बेटा आप भी एक प्राइवेट कॉलेज के एवरेज स्टूडेंट हो तो बिना हेजिटेट किए प्लस पे आ जाओ, क्योंकि यहां पे जो एनवायरनमेंट मिलेगा उसमें ग्रोथ होना पक्की है। और देखो हमारा नया बैच आ रहा है यार 17 मार्च से, जिसके अंदर मैं पढ़ाने वाला हूं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 17 मार्च से सुबह 7 बजे। तो अगर बेटा मुझसे एनालॉग पढ़ना चाहते हो एकदम नेटवर्क के तरीके से, यानी कि उस तरीके से जहां आपको रटना कुछ भी ना पड़े और क्वेश्चन लगातार लाइन से बनते चले जाएं, तो आ जाइए अनअकैडमी प्लस पे 17 मार्च सुबह 7 बजे। और सेम चीज 2023 वाले बच्चों के लिए भी है। इसके अलावा देखो अगर अंकित ESE कोड लगाते हो तो 1 ईयर की फीस होती है 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 ईयर 39,600। मैं कहूंगा 2 ईयर पे जाओ, पर मंथ कॉस्ट इज मिनिमम, और आप इसको EMI में भी पे कर सकते हो विदाउट एनी इंटरेस्ट ऑन डेबिट कार्ड। आइकॉनिक के लिए जाओगे तो 1 ईयर की फीस होगी 45,225 और 2 ईयर की होगी 66,600। अगेन बेटा 2 ईयर पे जाना, क्योंकि मल्टीपल एग्जाम क्रैक कर पाओगे, रैंक आने के चांसेस बढ़ेंगे और आपको पर मंथ कॉस्ट पड़ेगा मिनिमम। तो बेटा शुरू कर लेते हैं आज का सेशन। आज का सेशन होने वाला है अबाउट द लोड फ्लो सॉल्यूशन, जिसमें बात करेंगे गॉस के दिए हुए मेथड की, गॉस मेथड। तो देखो यार, लोड फ्लो का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 3 मेथड काफी ज्यादा जाने माने हैं, गॉस सीडल मेथड, न्यूटन राफसन मेथड एंड डीकपल्ड लोड फ्लो मेथड। ये 3 मेथड ऐसे हैं जिनको काफी ज्यादा नोन है, जो कि काफी ज्यादा फेमस हैं, और इनमें से एक मेथड हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं, दैट इज द गॉस सीडल मेथड। तो देखो गॉस सीडल मेथड सबसे सिंपल मेथड है, यानी सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मेथड है दैट इज द गॉस सीडल मेथड। बाकी के मेथड्स अगर मैं बात करूं मैथमेटिकली इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। मैथमेटिकली उनके अंदर जो एफर्ट लगता है दैट इज मच हायर एज कंपेयर टू द गॉस सीडल मेथड। तो गॉस सीडल मेथड इज वन ऑफ द फर्स्ट मेथड, वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड। हमें ये समझना है इसके अंदर करना क्या पड़ता है। अब सबसे पहले मेरे भाई ये चीज समझना, ये मेथड्स जो होते हैं ना, ये इटरेटिव मेथड होते हैं। ये मेथड डायरेक्टली आपको ये नहीं बता देंगे वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या है, एंगल क्या है, क्या पावर है और क्या रिएक्टिव पावर है, ऐसा नहीं होता। ये मेथड आपको बार बार रिपीट करना पड़ता है ताकि आप एक एक्यूरेट सॉल्यूशन पे पहुंचें। जिस किसी बच्चे ने मैथ्स के अंदर न्यूमेरिकल टेक्निक पढ़ा है वो समझेगा कि न्यूमेरिकल मेथड क्या होते हैं, इटरेटिव मेथड क्या होते हैं, इटरेशन किस चिड़िया का नाम है, ये वो बच्चा बहुत अच्छे से समझ सकता है जिसने मैथ्स के अंदर न्यूमेरिकल मेथड्स के बारे में बात की है। तो बेटा यहां पे भी आपको वही चीज करनी है, बार बार एक ही मेथड को रिपीट करके यू हैव टू फिगर आउट द आंसर। अब देखो गॉस सीडल मेथड इज एन इटरेटिव एल्गोरिथम फॉर सॉल्विंग अ सेट ऑफ नॉन लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन। आप कहोगे सर नॉन लीनियर इक्वेशन कैसे हुई? बेटा अगर कल याद हो जो हमने डिराइव किया था, आशुतोष क्या कह रहा है, वोल्टेज को रिएक्टिव पावर से ही कंट्रोल क्यों करते हैं? पीवी से पीक्यू बस में है, पीवी से पीक्यू बस में जाना तो ये था कि जब हमारा रिएक्टिव पावर लिमिट वायलेट हो जाए, और वोल्टेज को रिएक्टिव पावर से ही क्यों कंट्रोल करते हैं बेटा? इसके लिए आपको वोल्टेज कंट्रोल वाला मेरा लेक्चर देखने की जरूरत है, ये मैं ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। चलो अब मेरी बात को समझेंगे यार। देखो कल जो हमने रियल और रिएक्टिव पावर की इक्वेशन निकाली थी, रियल पावर में कॉस का टर्म आ रहा था, रिएक्टिव पावर में साइन का टर्म आ रहा था, तो देवर नॉट लीनियर इक्वेशन, देवर नॉन लीनियर इक्वेशन और ट्रांसेंडल इक्वेशन, क्योंकि इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं साइन और कॉस। तो इसके अंदर बेटा जब हमें सॉल्व करनी होती है ऐसी इक्वेशन तो वी मेक यूज ऑफ द इटरेटिव मेथड, यानी उस इक्वेशन को डायरेक्टली देख के आप आंसर नहीं कर सकते, आपको वो इक्वेशन पे बार बार प्रोसेस करना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। सौरभ बेटा यहां मैं क्लासेस आपके कॉलेज एग्जाम्स के लिए नहीं ले रहा हूं, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ले रहा हूं। अब आप लोगों को क्या लगने लगा है कि यार कॉलेज में ये सब्जेक्ट आ रहा है, अगर ये भी सर करा देते तो चलो कॉलेज में नंबर आ जाते। बेटा अगर कॉलेज के सब्जेक्ट कराने लगूंगा ना, अभी 34 बच्चे देख रहे हैं, 14 बच्चे भी नहीं बचेंगे यहाँ पे।
ठीक है, लगता ही है बस तुम लोगों को ये चीज आ जाए वो चीज आ जाए, जब कुछ आता है तो तुम्हें अटेंड नहीं करना होता है। चलो अब देखो यार, यहां पे हम लोग क्या कहते हैं कि इटरेटिव मेथड का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम एक सोल्यूशन वेक्टर एज्यूम करते हैं। सोल्यूशन वेक्टर का क्या मतलब है, हम हर बस का वोल्टेज और एंगल एज्यूम करते हैं। ठीक है, हम हर बस का वोल्टेज, एंगल और मैग्नीट्यूड एक इनिशियल गेस लेके चलते हैं। देखो मैथमेटिक्स के हर न्यूमेरिकल मेथड के अंदर एक इनिशियल वैल्यू एज्यूम की जाती है कि हम ये मान लेते हैं कि ये आंसर है। पहले हम आंसर को एज्यूम कर लेते हैं कि ये आंसर है। अब उस आंसर का यूज करके नया आंसर निकालते हैं। उस आंसर को फिर चेक करते हैं क्या ये सही आंसर है, नहीं तो अगला निकालेंगे। ऐसा तब तक करेंगे टिल वी रीच द करेक्ट आंसर। तो पहला आंसर हमारे पास गिवन नहीं होता, उसको एज्यूम किया जाता है। फिर देखो one of the equations is then used to obtain revised value of a particular variable by substituting the present values of the remaining variable। बात को समझो, जिस वेरिएबल का अगला अटेम्प्ट आपको निकालना है, जिस वेरिएबल की अगली वैल्यू आपको निकालनी है, उसके लिए आपके हाथ में जो अभी वैल्यूज हैं उनका यूज करो। जैसे मान लो हमें V2 निकालना है, तो V2 के लिए अभी जो आपके पास बाकी सारी वोल्टेजेस हैं उन्हें पुट करके V2 की नई वैल्यू निकालो। तो जब कभी एक वेरिएबल की नई वैल्यू निकालनी है तो बाकी वेरिएबल्स की सारी पुरानी वैल्यूज को यूज करा जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन वेक्टर को इमीडिएटली अपडेट कर देते हैं। जब मेरे पास V2 की नई वैल्यू आ गई तो मैं सॉल्यूशन वेक्टर के अंदर V2 की नई वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। अभी ना वी हैव डेडिकेटेड इंग्लिश बैचेस रनिंग ऑन अनअकैडमी as well as we have certain subjects in complete English on this YouTube channel as well, not the complete subject but some subject. And right now we are running 2 subjects in English. One is signals and system, other one is the communication system. Communication system is running at 5 PM and signal system morning 7:30 AM. Okay, अब देखो यार, तो मेरे भाई एंड मशीन्स इज ऑल्सो रनिंग इन इंग्लिश एट 5 PM by वरुण सर। सो मशीन्स एंड कम्युनिकेशन एट 5 PM, सिग्नल सिस्टम एट 7:30 AM। तो ये प्रोसेस यार देखो बार बार रिपीट करना पड़ेगा। ये प्रोसेस तब तक रिपीट करना पड़ेगा जब तक आपको फाइनल आंसर ना ऑब्टेन हो जाए। ठीक है, तो बेटा दिस इज रिपीटेड टिल द सॉल्यूशन वेक्टर कन्वर्जेस विदिन द प्रिस्क्राइब्ड एक्यूरेसी। अब सर ये कन्वर्जेंस का क्या मतलब है? कन्वर्जेंस ऐसा टर्म है जो कि आप बार बार इस चैप्टर के अंदर देखते हो। कन्वर्जेंस का मतलब है टू सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल। मैंने बोला ना बार बार वैल्यू निकालोगे, ऑफ अ वेरिएबल are very close to each other। ठीक है, एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हैं दोनों वैल्यूज, तब हम कहते हैं कन्वर्ज कर गया। अब कितना क्लोज आपको चाहिए ये होता है टॉलरेंस या एक्यूरेसी, इसीलिए बोला प्रिस्क्राइब्ड एक्यूरेसी। यानी आपको बताना पड़ेगा दो सक्सेसिव वैल्यूज के बीच में कितना डिफरेंस आप टॉलरेट करोगे। ठीक है, कितना डिफरेंस आप टॉलरेट करोगे। हो सकता है कोई बच्चा ये बोले सर अगर 0.1 का वेरिएशन आ रहा है तो मुझे चलेगा, इतनी एक्यूरेसी से मैं खुश हूं। हो सकता है कोई बोले सर मुझे 0.01 तक का डिफरेंस चाहिए, इससे ज्यादा डिफरेंस मैं नहीं झेल पाऊंगा। हो सकता है कोई बोले 0.001। जैसे गेट के अंदर आप आंसर निकालते हो सकता है कोई 1 डेसिमल तक निकाले, कोई 2 डेसिमल तक, कोई 3 तक। तो सेम वे में यहां पे कितनी एक्यूरेसी आप चाहते हो उस अनुसार जब तक वो एक्यूरेसी ना अचीव हो जाए आप बार बार मेथड को रिपीट करते रहेंगे। यानी अगली बार आने वाली वैल्यू अगर पुरानी वैल्यू के इतना क्लोज आ जाए जितना आपको चाहिए तो आप कहोगे भैया अब मैं खुश हूं, इतना आंसर मुझे चलेगा। जैसे मान लो गेट वालों ने बोला 3 डेसिमल तक आंसर चाहिए, आपने 3 डेसिमल तक निकाल दिया करेक्ट।
तो आपको ये सेटिस्फैक्शन है ना, 3 डेसिमल तक सही आई है वैल्यू। सेम वे में यहां पे एक्यूरेसी की बात होगी। अगर मान लो मैं कहूं 3 डेसिमल तक वैल्यू कांस्टेंट हो जाए, चौथा पांचवा डेसिमल भले ही बदलता रहे, तो जब आपको 3 डेसिमल तक वैल्यू सेम मिलने लग जाए तब आप कहोगे अब मेरी डिजायर्ड एक्यूरेसी अचीव हो गई। समझ रहे हो? तो ये आपके ऊपर है, आप कितने डेसिमल प्लेस तक की एक्यूरेसी चाहते हो। तो एक्यूरेसी यहां पे क्या मतलब है? द वैल्यू शुड बिकम स्टैटिक और द वैल्यू मस्ट नॉट चेंज अप टू दैट मेनी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ये मुझे बताओ, एक्यूरेसी वाला फंडा समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ, ये फंडा समझ आया कि नहीं आया? एक्यूरेसी का क्या मतलब है? कितने डेसिमल तक वैल्यू कांस्टेंट हो जाए जिसके बाद आप ये बोलेंगे कि भैया अब ये आंसर सफिशिएंट एक्यूरेसी में मिल जाएगा। अब ये जो आंसर है सफिशिएंटली एक्यूरेट है, तो इतना हमें चलेगा। राहुल बेटा एक्चुअल वैल्यू ही आएगी, लेकिन आप एक्चुअल किसे बोलोगे? 3 डेसिमल तक एक्चुअल बोलोगे क्या, या 4 तक एक्यूरेट बोलोगे क्या? जब आप गेट में भी कोई आंसर निकालते हो मेरे भाई, तो कितने ना कितने डेसिमल पे तो उसे ट्रंकेट करते ही हो ना। सेम चीज हम यहां कह रहे हैं कि एक स्टेप में आंसर नहीं मिलेगा, स्टेप लगेंगे मल्टीपल, लेकिन कितने डेसिमल तक आपको आंसर सही चाहिए वो मैटर करता है, वो है आपकी एक्यूरेसी। और वो तो यार देखो हर जगह होगा ना। अगर मैं पाई की बात करूं, पाई आप कितने डेसिमल तक याद रख लोगे? पाई आप कितने डेसिमल तक याद रख लोगे? 2, 3, 4। तो क्या आपकी पाई की वैल्यू सही है? नहीं, ऑब्वियस सी बात है, पाई की भी जो वैल्यू आपको पता है दैट इज रॉन्ग। 3.14 नहीं होती, उसके आगे भी होती है। 3.14 क्या है? अप्रोक्सीमेशन। ठीक, ये क्लियर है? ये क्लियर हुआ? समझ आया गॉस सीडल है क्या चीज? गॉस सीडल या कोई भी इटरेटिव मेथड है क्या चीज? पहले एक सॉल्यूशन एज्यूम करना है, उसकी मदद से अगला स्टेप निकालना है, फिर चेक करना है जो अगला स्टेप आया और जो पिछली वैल्यू थी क्या ये आपस में क्लोज हैं। जितना क्लोज मुझे चाहिए, अगर उतना क्लोज हैं तो बढ़िया है, अदरवाइज दोबारे ट्राई करें। ठीक, चल अब देखो गॉस मेथड में क्या करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था SI होता है VI इंटू II कॉन्जुगेट, लेकिन I का कॉन्जुगेट नहीं लेते, वी डू नॉट टेक कॉन्जुगेट ऑफ I। और ऐसा क्यों? कॉन्जुगेट ऑफ I बिकॉज it contains n voltages। ठीक है, इसीलिए I का कॉन्जुगेट नहीं लेते, n वोल्टेज ये कंटेन करता है। बेटा मैं इलेक्ट्रिकल वाला बंदा हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा आपके लिए मैथ्स और डिजिटल ले सकता हूं, इससे ज्यादा मैं कंप्यूटर साइंस का वैसे भी कुछ नहीं जानता जो मैं आप लोगों को पढ़ा पाऊं। ठीक है, और आप लोगों का डिजिटल भी जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है इलेक्ट्रिकल ईसी से, इसीलिए उस पर मुझे काफी काम करके आपको पढ़ाना पड़ता है, देखना पड़ता है कितनी चीजें आपके लिए इररेलेवेंट हो जाएंगी, कितनी डिटेलिंग सही है और कितनी डिटेलिंग गलत है। और वैसे भी यार देखो यहां सब्जेक्ट एंड हो रहा है तब भी 30 बच्चे बैठे हैं, आप लोगों के लिए सब्जेक्ट शुरू हुआ है तब 30 है, एंड तक तो 10-12 रह जाएंगे। चलो अब देखो, इसीलिए हमने कल क्या किया था, SI का कॉन्जुगेट लिया था जो हुआ था VI कॉन्जुगेट इंटू II। फिर हमने SI के कॉन्जुगेट को ऐसे लिखा, देखो अब आप कहोगे सर ये क्या लिखा, मैं बताता हूं। देखो मेरे भाई, I क्या था, ध्यान से समझना ये क्या लिखा है। II क्या था, J है ना, J इक्वल टू 1 to N YIJ VJ। ठीक है, जब J1 से N तक, सर आज एनिमेशन से नहीं पढ़ा रहे क्या? मतलब डेरिवेशन में कौन सा एनिमेशन करोगे, तो प्योर मैथमेटिक्स है। देखो अब जब ये J1 से N तक जाएगा तो बीच में कहीं ना कहीं I से गुजरेगा, बीच में कहीं ना कहीं बेटा ये I से गुजरेगा। अगर ये I से गुजरता है तो I वाली टर्म अलग ले लो, यानी J जब I होगा तो टर्म क्या बनेगी,
वाई आई आई वी आई। अगर j की वैल्यू आई होगी तो क्या बनेगा, वाई आई आई वी आई। फिर इसके बाद j 1 से n तक जाएगा, लेकिन i के इक्वल नहीं होगा। सर i के इक्वल क्यों नहीं होगा, क्योंकि i वाली टर्म आपने समेशन के बाहर पहले ही ले ली है। अब इस समेशन में दोबारा से i वाली टर्म नहीं लेंगे, i वाली टर्म नहीं लेंगे। तो यहां क्या बनेगा, वाई आई जे वी जे। तो देखो यही चीज यहां लिखी है, वाई आई आई वी आई, j इक्वल टू 1 to n, j नॉट इक्वल टू i, वाई आई जे वी जे। और ये किसके बराबर होता है, पी आई माइनस जे क्यू आई। देखो SI जो होता है वो PI प्लस JQI होता है, तो SI कॉन्जुगेट क्या होगा, PI माइनस JQI। अब इस इक्वेशन से मेरे बच्चे मुझको क्या निकालना है, मुझको निकालना है VI। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जो VI कॉन्जुगेट दिख रहा है ना, इसको मैं PI माइनस JQI के नीचे ले गया। देखो VI कॉन्जुगेट को PI माइनस JQI के नीचे ले जाओ। प्लीज एक्सप्लेन स्टेप 2 अगेन ऑफ पाई। अगेन ऑफ पाई क्या, अरे भाई आई आई ये था, आई आई ये था, आई आई को हमने दो हिस्सों में बांट लिया, आई आई को हमने दो हिस्सों में बांट लिया, वाई आई आई वी आई प्लस समेशन j इक्वल टू 1 to n वाई आई जे वी जे। इसको यहां डाल दिया और SI कॉन्जुगेट ये रहा ना आपके पास, SI कॉन्जुगेट कितना है, VI कॉन्जुगेट इनटू II। इस इक्वेशन में डाला है ना भाई मैंने, ये रही, ठीक है। बताओ भाई शिव क्या समझ नहीं आया इसमें से। मेरा क्वेश्चन बस ये है, क्या ये चौथी लाइन तक क्लियर है, हम क्या कर रहे हैं, क्या ये चौथी लाइन तक डेरिवेशन क्लियर है, बताओ। अब मैंने क्या बोला, ये VI कॉन्जुगेट को नीचे ले जाओ, तो ये बन जाएगा PI माइनस JQI बाय VI कॉन्जुगेट, और लेफ्ट में क्या बचेगा, ये समेशन। अब मुझे यहां से VI चाहिए, तो मैंने क्या किया, ये सिग्मा वाली जो टर्म है ना, ये जो सिग्मा बच रहा है, इसको राइट में ले जाओ, सब्ट्रैक्शन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। और फिर वाई आई आई से आप डिवाइड कर दो। फिर आप क्या करो भाई, वाई आई आई से आप डिवाइड कर दो, तो देखो वाई आई आई से ना पूरा डिवाइड होगा ऐसे। समझ में आया, समझ में आया। दीपांकर बेटा सिग्नल वाले फोल्डर में जाओ ना, वहां सिग्नल सिस्टम लिख के आ रहा होगा नीचे, सिग्नल सिस्टम पे जाओगे और tinyurl.com भी है /AnkitESE, सही है। तो वाई आई आई से डिवाइड कर दिया। अब बेटा एक चीज अगर आप यहां पे समझो, एक समस्या है, क्या समस्या है, VI निकालने के लिए ध्यान से देखना, VI निकालने के लिए VI का ही कॉन्जुगेट आप यूज कर रहे हो। अगर VI निकालने के लिए VI ही वैल्यू यूज हो रही है, तो सर ये कैसा सॉल्यूशन है, सर ये कैसा सॉल्यूशन है। बेटा अभी सेमीकंडक्टर की वीडियो आई नहीं है शुभम, AI के लिए मैंने जाहिद सर को बोला है मैराथन लेने के लिए, ठीक है, डोंट वरी। अब देखो VI निकालने के लिए VI का ही कॉन्जुगेट यूज हो रहा है, तो ये कैसा सॉल्यूशन है, ये बेटा यूज होता है इटरेशन में। तो अगर k प्लस 1th इटरेशन की बात करें, तो k प्लस 1th वैल्यू निकालने के लिए, ये ऊपर में जो पावर में दिख रहा है ना k प्लस 1, ये पावर नहीं है, ये क्या बता रहा है, k प्लस 1 बार वाली वैल्यू निकाल रहे हैं। मतलब अगर k 0 है तो पहली वैल्यू, k 1 है तो दूसरी वैल्यू, k 2 है तो तीसरी वैल्यू, यानी कौन से नंबर की इटरेशन कर रहे हो। मैंने बोला ना आपको एक ही मेथड को 10 बार रिपीट करना पड़ता है। अब 10 बार रिपीट करने में पहली बार रिपीट कर रहे हो, दूसरी बार कर रहे हो, तीसरी बार कर रहे हो, कौन सी भी बार आप रिपीट कर रहे हो, दैट इज k प्लस 1। तो k प्लस 1 वाली वैल्यू निकालने के लिए कौन सी वैल्यूज यूज होंगी, k वाली। कौन सी वैल्यूज यूज होंगी, k वाली। यानी 11वीं वैल्यू अगर निकालनी है तो सारी वोल्टेजेस की कौन सी वैल्यू का यूज करोगे, 10वीं वैल्यू का। बात को समझो, अगर k 10 है तो 11वीं वैल्यू निकालने के लिए 10वीं वैल्यू का यूज करना पड़ेगा। तो मैं बड़े बड़े फॉन्ट में यहां पे लिख देता हूं, आपको ये इक्वेशन पता होनी चाहिए गॉस मेथड के लिए, 1/(n
वाई आई आई पी आई माइनस जे क्यू आई वी आई कॉन्जुगेट की कौन सी वैल्यू, के वाली वैल्यू, माइनस समेशन जे इक्वल टू 1 to n जे नॉट इक्वल टू आई वाई आई जे और वी जे की कौन सी वैल्यू, के वाली वैल्यू, ये। ठीक है, अब बेटा एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, एक चीज ध्यान रखना मेरे भाई, वी आई की कौन सी वैल्यू यूज कर रहे हो, के वाली वैल्यू, और वीजे की भी कौन सी वैल्यू यूज कर रहे हो, के वाली। राजू बेटा मुझे पता है कितने बच्चे डिपेंडेंट हैं इस चैनल पे एटीसी के लिए, इसीलिए हमारी टीम ने ये डिसाइड किया एटीसी का कंप्लीट सिलेबस आपके एग्जाम से पहले निपटाएंगे, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ्स हो, या फिर हो आपके लिए यहाँ पे फिजिक्स वाला पार्ट, सब कुछ पहले ही निपटाया जाएगा। चलो, अब गॉस मेथड की एल्गोरिथम क्या होती है? देखो ये एल्गोरिथम जो है ना, जब आप ईएससी कन्वेंशनल पेपर के लिए जाते हो तो आपको याद होनी चाहिए, तभी आप स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम लगाओगे। ये स्टेप बाय स्टेप फ्लो है, ऐसे ही जाना है। तो देखो एल्गोरिथम विदाउट पीवी बस, पहले इस बात पे ध्यान दो, अभी पीवी बस नहीं है, तो टोटल बस अगर n है, टोटल बस अगर n है, तो यहां पे बस 1 कौन सी है, स्लैक बस है, और n-1 बसेस कौन सी हैं भाई, PQ बसेस हैं। n-1 बसेस कौन सी हैं, PQ बसेस हैं। पहली बस है स्लैक बस और बाकी की सारी क्या हैं, PQ बस। अब पहला स्टेप क्या होता है, पहले स्टेप में हम नेटवर्क का वाई बस मैट्रिक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वाई बस मैट्रिक्स। फिर यहां पे वोल्टेज को माना जाता है VI एंगल डेल्टा I इक्वल टू 1 एंगल 0। लेकिन कौन सी बसेस के लिए, PQ बसेस के लिए। ऐसा इसलिए वोल्टेज इज ऑलरेडी नोन, वोल्टेज इज ऑलरेडी नोन फॉर स्लैक बस। तो आपको एज्यूम किसके लिए करना पड़ेगा भाई, PQ बस के लिए। PQ बस पे वोल्टेज का ना तो मैग्नीट्यूड पता ना तो एंगल पता, तो मैंने मैग्नीट्यूड मान लिया 1 और एंगल मान लिया 0, जो सबसे इजी चीज होती है पावर सिस्टम में। सबसे इजी वोल्टेज क्या है, 1 एंगल 0, तो मैंने यहां पे मान लिया वोल्टेज को 1 एंगल 0। अब मैं क्या करता हूं यार, स्टेप 2 में, स्टेप 2 पे आ जाओ मेरे भाई। स्टेप 2 के अंदर हर बस पे सारी बसेस PQ है ना, सिवाय फर्स्ट वाली के। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, रियल और रिएक्टिव पावर निकालते हैं। रियल पावर है जनरेशन माइनस डिमांड, रिएक्टिव पावर भी है जनरेशन माइनस डिमांड। कौन सी बसेस के लिए, PQ बसेस के लिए। कौन सी बसेस के लिए, PQ बसेस के लिए आपने रियल और रिएक्टिव पावर निकाला। अब आपने इटरेशन काउंट रखा 0, इसका मतलब अभी तक आप इटरेशन नहीं किए हो। टिल नाउ यू हैव नॉट इटरेटेड, आपने एक भी इटरेशन परफॉर्म नहीं किया है। और आपने टॉलरेंस रखा 0.0001। टॉलरेंस का क्या मतलब है, ये बता रहा है एक्यूरेसी, यानी कि अगर आपके दो रिजल्ट इतने डिस्टेंस, इतने डिफरेंस पे आ गए, तो आप मानोगे कि आपका रिजल्ट कर गया कन्वर्ज और आपका रिजल्ट सही आ गया, और आप वहां पे रुक जाओगे, आप वहां पे रुक जाओगे। तो मैंने बताया था ना विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड एक्यूरेसी, तो प्रिस्क्राइब्ड एक्यूरेसी किसकी टर्म्स में है, टॉलरेंस। यानी आपको ये पता अगर आंसर इतने डिफरेंस पे आ गया 0.0001, तो उसके आगे मैं नहीं कंटिन्यू करूंगा। अब स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में देखो क्या करोगे, आपने एक एक वोल्टेज तो मान लिया सभी बस पे, तो अब आप K+1th इटरेशन पे सभी वोल्टेजेस निकालोगे। ये अभी हमने देखा था ना गॉस सीडल का, अभी हमने देखा था गॉस सीडल के अंदर ये मेथड होता है, ये इक्वेशन होती है। तो यहां पे आप सभी चीजों के लिए निकालोगे बेटा, लेकिन कहां पे, 2 से लेके n तक, 2 से लेके n तक, यानी ऑल PQ बसेस, सभी PQ बस पे आपने नेक्स्ट वोल्टेज निकाल ली। एक वोल्टेज आप मान के चले थे, नेक्स्ट वोल्टेज आपने निकाल ली इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। अब आप क्या करेंगे, अब आप एरर निकालेंगे, नई और पुरानी वोल्टेज के बीच का डिफरेंस। तो VIK+1 माइनस VIK, यानी कि
न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। तो आप क्या निकाल रहे हो, न्यू माइनस ओल्ड, कि भैया जो अब वोल्टेज आई है और जो पुरानी थी उसमें कितना डिफरेंस है। अब ये किसके लिए निकाल रहे हो, अगेन सभी PQ बसेस के लिए। बेटा लोड फ्लो के सॉल्यूशन में ही तो यूज करते हैं, और हम इतने दिन से क्या पढ़ रहे हैं, यही तो पढ़ रहे हैं। हमें हर बस का वोल्टेज, मैग्नीट्यूड और एंगल चाहिए, तो वो डायरेक्टली सॉल्यूशन से नहीं आता, उसके लिए गॉस सीडल, न्यूटन राफसन जैसे मेथड लगाने पड़ते हैं। अब अगर देखो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम का क्या मतलब है, मैक्सिमम अमंग ऑल द बसेस, ध्यान से सुनो, मैक्सिमम अमंग ऑल बसेस। अगर आपने सारी बसेस का डिफरेंस लिया और उसमें से सबसे ज्यादा डिफरेंस जो आया, सारी बसेस का आपने डिफरेंस लिया, उसमें से सबसे ज्यादा डिफरेंस जो आया, अगर वो एप्सिलॉन से ज्यादा आ गया, यानी कि कन्वर्जेंस नहीं हुआ। बात को समझना भाई, एप्सिलॉन से कम आना चाहिए डिफरेंस, और हर बस के लिए आना चाहिए, यानी एक भी बस ऐसी ना हो जिसकी दो वोल्टेजेस का डिफरेंस एप्सिलॉन से ज्यादा हो। एक भी ऐसी बस नहीं होनी चाहिए, हर एक की वोल्टेज एप्सिलॉन के अंदर अंदर आनी चाहिए। एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन है टॉलरेंस या एक्यूरेसी। तो अगर जिसका डिफरेंस सबसे ज्यादा है, वो सबसे ज्यादा वाला भी अगर एप्सिलॉन से ऊपर निकल गया, यानी आपका काम अभी फिनिश नहीं हुआ, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो आप रिपीट करोगे स्टेप नंबर 3। कौन सा है स्टेप नंबर 3, ये वाला, ये रिपीट करोगे, दोबारा से नई वोल्टेज निकालोगे। लेकिन बेटा अगर सबसे बड़ा डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा आ गया, यानी जो डिफरेंस सबसे ज्यादा था वो भी एप्सिलॉन से छोटा है, तो माने बाकी के तो छोटे ही होंगे। सबसे बड़ा डिफरेंस भी अगर एप्सिलॉन से छोटा है तो बाकी के सारे डिफरेंस गारंटी है छोटे होंगे। तो लोड फ्लो कन्वर्ज्ड, तब आपका लोड फ्लो आप कह सकते हो पूरा हो गया, आपका पूरा मेथड कंप्लीट हो गया। उसमें कितनी इटरेशन लगी, k+1। आप कहोगे सर k क्यों नहीं लगी, बेटा k पहली बार में 0 था ना, कम से कम एक बार तो इटरेट करोगे, तो k+1 इटरेशन लगती है, क्योंकि यहां पे आप कौन सी वैल्यू निकाले थे, k+1th वैल्यू। समझ गए, बस ये काम है। यानी हर बार वोल्टेज निकालनी है, नई और पुरानी का गैप चेक करना है। अगर सभी बसेस का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा आ गया, खेल खत्म। एक का भी बड़ा आ गया तो रिपीट करोगे, ठीक है। अब लेकिन अगर पीवी बसेस दी हो, ये तो था बिना पीवी बसेस के। देखो जब कभी पीवी बसेस गिवन होती है ना, तो मेहनत थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब क्या कहते हैं, टोटल बस है n, इसमें से पहली बस हो गई स्लैक बस। अब 2 से लेके m तक, 2 से लेके m तक कौन सी है, पीवी बस है। यानी कितनी बसेस हो गई पीवी, m-1, और बची हुई सारी क्या है, pq। तो pq कितनी हो गई भाई, टोटल n थी, उसमें से एक स्लैक गई और m-1 गई आपकी pv। तो ये है pq। तो अब आपके पास तीनों कैटेगरी है बसेस की, स्लैक, पीवी, पीक्यू, तीनों तरह की बस है। स्टेप 1 देखो सेम रहेगा भाई, पहले वाई बस कंस्ट्रक्ट करोगे गिवन नेटवर्क के लिए, मॉड vi1 मानोगे। अब भाई मॉड vi1 जो मानोगे ना, वो सिर्फ पीवी बस पे मानोगे, सिर्फ पीक्यू पे, क्योंकि पीवी बस पे वोल्टेज का मैग्नीट्यूड पता होता है। पीवी बस पे वोल्टेज का मैग्नीट्यूड नोन होता है, तो एज्यूम सिर्फ किस पे करोगे, PQ पे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, वी ऑलरेडी नो वोल्टेज मैग्नीट्यूड फॉर PV बसेस, ठीक है। हमें पहले से वोल्टेज मैग्नीट्यूड पता होता है पीवी बस का, लेकिन देखो जो डेल्टा है, जो एंगल है, वो ना तो आपको पीवी का पता, ना तो आपको पीक्यू का पता। तो एंगल तो आपने सभी के लिए 0 मान लिया, पीवी हो या पीक्यू हो। तो हम क्या कहते हैं, वोल्टेज एंगल
is unknown for PV as well as PQ buses। ठीक है, इसीलिए वोल्टेज एंगल सबके लिए माना। समझ में आया क्या डिफरेंस हुआ? पिछली बार सारी बसेस PQ थी तो सब पे आपने सीधे मान लिया था 1 एंगल 0। इस बार 1 तो मानोगे PQ पे, एंगल 0 सभी बस के लिए लोगे क्योंकि डेल्टा आपको कहीं भी नहीं पता। तो PV बस का जो वोल्टेज मैग्नीट्यूड पता है वही मैग्नीट्यूड यूज कर लो। PQ के लिए आपने मैग्नीट्यूड क्या मान लिया? 1। अब देखो सेकंड स्टेप वही है, P का डिफरेंस निकाला। P का डिफरेंस लेकिन किसके लिए निकाला? PV और PQ दोनों के लिए, क्योंकि रियल पावर दोनों बसेस पे पता है, PV हो या PQ, लेकिन रिएक्टिव पावर सिर्फ किस पे पता होती है? ओनली PQ, ओनली PQ। तो सर रिएक्टिव पावर PV की कैसे आएगी? बेटा जो कल लोड फ्लो इक्वेशन पढ़ी थी वहां से आएगी। तो यानी कि फॉर PV buses we have to compute reactive power using load flow equation, क्योंकि PV पे तो Q नहीं गिवन होता। ठीक है, बाकी का स्टेप सेम है। इटरेशन काउंट 0 किया, टॉलरेंस कर दिया 10 की पावर -4। आप टॉलरेंस अपने मन का ले सकते हो यार, 10 की पावर -3, 10 की पावर -5, जो आप सही समझो, टॉलरेंस आपके हाथ में। अब स्टेप 3 में देखो, वोल्टेज निकाली पहले की तरह निकाली, और ये सभी बस पे निकाली, यानी PV एज वेल एज PQ। लेकिन देखो PV बस का ना ये जो रिएक्टिव पावर है, PV बस का ये जो रिएक्टिव पावर है, ये आपने कहां से निकाला है? लोड फ्लो इक्वेशन से। ये गिवन नहीं था, ये आपने निकाला है। तो बेटा ये वाला जो है ना, दिस स्टेप remains same as algorithm without PV buses। ठीक है, एल्गोरिथम विदाउट PV बस। अब मेरे भाई पावर सिस्टम का लास्ट क्लास नहीं है, पावर सिस्टम 26 या 27 मार्च को खत्म होगा। ठीक है, 26 या 27 मार्च को खत्म करेंगे पावर सिस्टम। इसके बाद अभी इकोनॉमिक्स बचा है पावर सिस्टम का, और जनरेशन बचा है। ठीक, अब देखो यहां से आप क्या डिराइव करोगे? फ्रॉम दिस इक्वेशन वोल्टेज एज अ फेजर आती है। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी डिराइव वोल्टेज एज फेजर, यानी कि मॉड VI भी आता है और डेल्टा I भी आता है। ठीक है, या ऐसा कह दो मॉड VI एंगल डेल्टा I, ये आता है। तो आपको वोल्टेज का मैग्नीट्यूड भी मिलता है और एंगल भी मिलता है। लेकिन बेटा वोल्टेज का मैग्नीट्यूड तो पहले से पता था, किस पे? PV बस पे। तो PV बस पे जो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड अब निकल के आया, उसे डिस्कार्ड कर दो, उसे जाने दो कि जो भी मैग्नीट्यूड आया है भाड़ में गया, क्योंकि मुझे पहले से मैग्नीट्यूड पता है। लेकिन PQ बस पे तो वोल्टेज का एंगल और मैग्नीट्यूड दोनों अननोन था, दोनों का यूज करोगे। तो यही लिखा है, अपडेट मॉड V एंड डेल्टा फॉर ऑल PQ बसेस, बट अपडेट डेल्टा फॉर PV बसेस बट नॉट मॉड V। इसका क्या रीजन है? मॉड V इज फिक्स्ड फॉर PV बसेस। तो उसका मैग्नीट्यूड ना रिप्लेस मत कर देना नई वैल्यू से, उसका मैग्नीट्यूड फिक्स रहता है। अब स्टेप 5, आप फिर से PV बस के लिए रिएक्टिव पावर कैलकुलेट करोगे। किसके लिए? PV बस के लिए। PQ का तो रिएक्टिव पावर फिक्स है। अब जो आपके पास नई वोल्टेज आ गई ना, नई वोल्टेज कहां से आ गई? इस इटरेशन से। उसकी मदद से आप दोबारा रिएक्टिव पावर निकालोगे।
नई वोल्टेज की मदद से दोबारा रिएक्टिव पावर निकालोगे और ये चेक करोगे क्या ये लिमिट को सेटिस्फाई कर रही है। अगर आपको याद हो मैंने कल के लेक्चर में क्या बोला था, अगर रिएक्टिव पावर लिमिट को वॉयलेट कर जाए एट एनी पीवी बस तो वो पीवी बस को कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू अ पीक्यू बस। तो बेटा यहां पे आपको चेक करना है वेदर इट लाइज बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट। अगर लिमिट वॉयलेट हुई तो आप QI को सेट करोगे टू द वॉयलेटेड लिमिट एंड यू विल कन्वर्ट पीवी बस टू PQ बस। आप QI को सेट कर दोगे किसके बराबर, टू द वॉयलेटेड लिमिट एंड यू विल कन्वर्ट पीवी बस टू अ PQ बस। समझ आया? जल्दी से बताओ चैट के अंदर, ये चीज मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन की थी। अगर रिएक्टिव पावर लिमिट के बाहर भागी तो पीवी बस का क्या कर देते हैं, PQ। अब देखो फिर से आपने डिफरेंस निकाला यार स्टेप नंबर 6 में। अगर मैक्सिमम डिफरेंस एप्सिलॉन से ज्यादा आया तो रिपीट करोगे स्टेप नंबर 3, और अगर एप्सिलॉन से कम आया तो स्टेप 7। स्टेप 7 में कहोगे लोड फ्लो, कन्वर्ज हो गया, खत्म कहानी। ठीक है, बस यहां पे स्टेप क्या बढ़ गया यार, स्टेप ये बढ़ गया पीवी बस का रिएक्टिव पावर अलग से निकालना पड़ा। फिर पीवी बस पे रिएक्टिव पावर को चेक करना पड़ा वेदर और नॉट इट लाइज विद इन द लिमिट। अगर लिमिट में लाई कर रहा था तो बढ़िया है, लिमिट के बाहर गया तो वॉयलेटेड लिमिट के बराबर करके हमने क्या कर दिया, उसको PQ बस में कन्वर्ट कर दिया। इसीलिए पीवी बस वाली एल्गोरिथम में थोड़ी सी मेहनत बढ़ जाती है। इसे क्या कहते हैं, गॉस मेथड। लेकिन सर आपने तो लेक्चर में ये बोला था आप गॉस सीडल पढ़ाओगे, ये क्या पढ़ा डाला, गॉस मेथड। बेटा अगर गॉस मेथड समझ आ गया तभी बात हो सकती है गॉस सीडल की। अब गॉस सीडल क्या कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, लॉजिकली समझ आएगा। मान लो मेरे पास 50 बस हैं। कितनी बसेस हैं, 50, जिसमें से पहली बस हो गई मेरी स्लैक बस, बाकी की 49 मान लो हैं PQ। फर्स्ट बस विल बी द स्लैक बस और बाकी की 49 क्या है, PQ। अब मैंने ये 49 बसेस का वोल्टेज निकालना स्टार्ट किया। पहले सेकंड का निकाला, फिर थर्ड का, फिर फोर्थ का, फिर फिफ्थ का, ऐसे करते जा रहे हैं। अब मेरे भाई जब मैं 21st का निकाल रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, 21st का जब मैं निकाल रहा हूं तो पिछली 20 बसेस जो हैं उनका नया वैल्यू आप निकाल चुके हो। ध्यान से सोच के देखो, अगर आप 21वीं बस का वोल्टेज निकाल रहे हो तो पिछली 20 बसेस का वोल्टेज ऑलरेडी नोन है। पिछली 20 बसेस का वोल्टेज ऑलरेडी नोन है। अगर बेटा ऐसा है तो आप उनकी पुरानी वैल्यू क्यों यूज करो, जो नई वैल्यू निकाल चुके हो उसका यूज करो। सोच करके देखो ना मेरे भाई, अगर आपके पास 20 बसेस की नई वोल्टेज है तो क्यों पुरानी वैल्यू को यूज करते हो, आप नई वैल्यू का यूज करो, नई वैल्यू का यूज करो। तो ये होता है गॉस सीडल मेथड। तो गॉस सीडल मेथड क्या कहता है यार, जब ith बस की नई वोल्टेज निकाल रहे हो तो पिछली i-1 बसेस, i-1 पे कौन सी वैल्यू यूज करो, नई वोल्टेज का, और बाकी जो आगे वाली बसेस हैं, जो आगे वाली बसेस हैं कौन सा वोल्टेज यूज करो, ओल्ड, क्योंकि उसका अभी तक न्यू निकाला ही नहीं। जब 21वीं बस का वोल्टेज निकाल रहे हो तो 22, 23, 24 इनका वोल्टेज थोड़ी ना निकाल चुके हो, इनका तो बाद में नंबर आएगा। अगर 21वीं बस का वोल्टेज डिराइव कर रहे हैं तो 22, 23, 24 का पुराना वैल्यू यूज करना है, लेकिन 1 से लेके 20 तक नया वैल्यू यूज करो। तो व्हाट वी से, while computing, समझ आया क्या डिफरेंस है गॉस मेथड से। गॉस मेथड सबकी पुरानी वैल्यू यूज कराता था, गॉस सीडल ने बोला जिसकी नई आ चुकी है उसका नया यूज कर लो, जिसकी पुरानी अवेलेबल है पुराना यूज करो। while computing new value of ith bus voltage, we use new value of previous i-1 buses and old value of
रेस्ट ऑफ बसेस। ठीक है, तो देखो ये समेशन i माइनस 1 तक गया है, अगला i प्लस 1 से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि यहां पे ith वाली टर्म नहीं आती, इसीलिए पुराना सम i माइनस 1 तक और नया वाला i प्लस 1 तक। ठीक है, समझ में आया? प्राजक्ता लास्ट में कंपेयर कराऊंगा बेटा, एक बार सारे मेथड पढ़ाने के बाद कंपेयर में आपको सारे मेथड कराऊंगा, किसका क्या एडवांटेज है और क्या ड्रॉबैक है। लेकिन ये बात जान लो बेटा, एग्जाम के अंदर इनमें से कोई भी मेथड पे न्यूमेरिकल आ सकता है, और ईएसई कन्वेंशनल में ना सीधा 20 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, इस पे सीधे 20 नंबर का। इस साल भी आया था, अगर आप देखोगे 2020 का पेपर जब मेरी टीम ने सॉल्व कराया था तो उसके अंदर इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन था पूरा। अब देखो ये समझ आया गॉस सीडल में क्या चेंज हुआ। अगला देखो, इसके अंदर एक टर्म और आती है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन फैक्टर। एक्सेलरेशन फैक्टर क्या करता है, मेथड को थोड़ा सा फास्ट कर देता है, ये एक स्टेप एक्स्ट्रा करवाता है आपसे, ये वाला VIK प्लस 1 एक्सेलरेटेड इज VIK प्लस अल्फा VIK प्लस 1 माइनस VIK। तो ये जो VIK प्लस 1 माइनस VIK है, ये है एरर। तो बेसिकली वी आर एडिंग एरर मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन फैक्टर टू ओल्ड वैल्यू। ठीक है ना, ऐसा हम कर रहे हैं। और ये जो एक्सेलरेशन फैक्टर है ये 1.3 से 1.6 तक वेरी करेगा, 1.3 से 1.6 तक वेरी करेगा। सर इससे होगा क्या, इससे बेटा ऐसा होगा कि नंबर ऑफ इटरेशन रिक्वायर्ड will be reduced, number of iterations required will be reduced। ठीक है, जो इटरेशंस आपको रिक्वायर्ड है ना इसको सॉल्व करने के लिए वो कम हो जाती है। यानी अगर पहले आंसर 10 बार रिपीट करने में आ रहा था तो हो सकता है इस बार 6 या 7 बार में ही आंसर आ जाए, इसीलिए इसे बोलते हैं एक्सेलरेशन फैक्टर, क्योंकि प्रोसेस को फास्ट कर देता है। चमक गया, ये चमक गया भाई। गॉस और गॉस सीडल में क्या डिफरेंस है और एक्सेलरेशन फैक्टर क्या है। अब चलो इस पे न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन देखना, फाइंड वोल्टेज एट सेकंड बस एट द एंड ऑफ सेकंड इटरेशन, यानी 2 बार इटरेशन करनी है यूजिंग गॉस मेथड। अब आपको यहां पे लाइन का डेटा गिवन है, 1 से 2 तक है J.2, फिर 2 से 3 तक J.4, 1 से 3 तक J.25, ये डेटा गिवन है। और फिर बसेस का डेटा गिवन है यार, बसेस का डेटा गिवन है PG, QG, PD, QD और V और डेल्टा। अब आप मुझे यहां पे ये बताओगे मेरे भाई कि यहां पे जो डेटा गिवन है बसेस का, तो बस कौन कौन सी है। पहली बस पे मॉड V और डेल्टा पता है, कौन सी बस है ये, पहली बस पे मॉड V और डेल्टा मालूम है, तो विच बस इज इट, विच बस इज इट। नमस्ते रामदयाल, आई होप गाइज आप लोगों को फायदा हो रहा है इस सब लेक्चर से। पता है वैसे मैं इतना सारा ऑनलाइन क्यों पढ़ाने लगा, पहले मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता था ना तो मैं डेली 6 घंटा ऑफलाइन क्लास लेता था, मिलू के आगे पीछे का टाइम, डाउट वाउट का टाइम 8 घंटा मान लो, 8 घंटा दिन का एक क्लास में चला गया। अब सोच के देखो कब तो वीडियो बनाएगा आदमी, पॉसिबल ही नहीं है। अब क्या होता है, अब मैं वही 7 घंटा 8 घंटा रोज का ऑनलाइन डिलीवर कर रहा हूं, समझ रहे हो। इस समय पे मैं 3 सब्जेक्ट पैरेलल पढ़ा रहा हूं, नेटवर्क, डिजिटल और पावर सिस्टम। ठीक है, इसके बाद 17 तारीख से मेरे 4 सब्जेक्ट पैरेलल चलेंगे, एनालॉग, डिजिटल, नेटवर्क, पावर सिस्टम। चलो तो ये बताओ, ये जो पहली बस है भाई ये कौन सी बस है यार। आज तो इतनी एनर्जी से पढ़ा रहा हूं, तुम कह रहे हो कि सर की तबीयत ठीक नहीं है, ये है स्लैक बस।
कौन सी? ये वाली, ये है स्लैक बस। स्लैक बस क्यों है? क्योंकि V और डेल्टा पता है, बाकी दोनों बस पे देखो P और Q पता है, तो बाकी दोनों बस कौन सी हैं? PQ बसेस हैं। तो यहां कौन सी एल्गोरिथम लगेगी? एल्गोरिथम विदाउट पीवी बस, विदाउट पीवी बस लगाना है, क्योंकि पहली बस स्लैक बस है और बाकी की दोनों बस PQ हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं यार, आप लोग मेरे साथ करते चलना मेरे बच्चों। सबसे पहले मैं कहता हूं स्टेप 1, मेरे साथ साथ करना। स्टेप 1, कंप्यूट वाई बस मैट्रिक्स। करो जरा, लो मैं आपको दिखा देता हूं, जल्दी से अपनी कॉपी में वाई बस बनाओ, जल्दी से इस सिस्टम का वाई बस बनाओ। मैं एक बार कैलकुलेटर निकाल लूं यार। चलो ये मिल गया हमें कैलसी, थोड़ा सा चीजें फास्ट ट्रैक करने में मदद होगी। चलो बनाया भाई वाई बस। तो वाई बस के लिए मैं क्या करता हूं ना, इन सबको एडमिटेंस में कन्वर्ट करता हूं। -j5 रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा ना, -j2.5 और -j4। ठीक, तो वाई बस क्या बनेगी? -j9। मुझे लगता है सब लोगों ने वाई बस तो बना ही लिया होगा यार, अब इतनी तो आदत हो चुकी होगी। ये बन गया होगा, ठीक है। ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 1 हो गया भाई। अब बच्चों इसके बाद क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 में हम निकालते हैं PI और QI। या चलो नीचे ही कर लेते हैं, आगे दूसरा काम कर लेंगे, जगह बचेगी। तो ये होता है PG2 माइनस PD2 जनरेशन माइनस डिमांड, QG2 माइनस QD2, PG3 माइनस PD3, QG3 माइनस QD3। ठीक है, अब देखो जरा बेटा, बिल्कुल गेट के लिए एकदम इनफ है, गेट छोड़ो, इंडिया के हर एग्जाम के लिए इनफ है। अब देखो PG माइनस PD सेकेंड बस के लिए 1 माइनस 0.8 कितना आएगा? 0.2। 1 माइनस 0.8 0.2। अब QG माइनस QD 0.5 माइनस 0.4 तो 0.1। अब PG माइनस PD 0 माइनस 1.2, 0 माइनस 1.2 माइनस 1.2। फिर QG माइनस QD 0 माइनस 0.6 दैट इज माइनस 0.6। ठीक है, क्या बोल रहे हो? इन क्लासेस के बाद स्पेशल क्लास की जरूरत होगी या नहीं इन तीनों सब्जेक्ट में? बेटा स्पेशल क्लास में क्या होता है ना, कुछ अलग चीजें करते हैं, जैसे अभी मैंने नेटवर्क के PYQ करा दिए हैं स्पेशल के अंदर सारे। तो स्पेशल में मेरा ज्यादा एम ये रहता है क्वेश्चन कराऊं, थ्योरी तो यूट्यूब पे भी पढ़ाई देते हैं। ठीक है, बस फर्क ये होता है फ्री और पेड क्लासेस में सबसे बड़ा क्वेश्चन क्वालिटी और क्वेश्चन के काउंट का। यूट्यूब पे क्या देखा है ना, हमारी पूरी टीम ने ऑब्जर्व किया है, यूट्यूब पे बच्चे क्वेश्चन नहीं करते जब तक एग्जाम सिर पे ना आ जाए। जब एग्जाम सिर पे आता है तब सबको लगता है क्वेश्चन लगाना है, उससे पहले ना क्वेश्चन कोई अटेंड ही नहीं करता। चल ये क्लियर हुआ यहां तक। अब स्टेप नंबर 3, इसी के अंदर बेटा और क्या करते हैं, K को 0 कर लेते हैं, एप्सिलन 0.0001। K क्या था? इटरेशन काउंट। अब देखो बेटा कंटेंट वाइज सेम टू सेम है, कंटेंट में एक टीचर कैसे कम ज्यादा करेगा, सोचने वाली बात है। अगर मैं कोई टॉपिक एक पर्टिकुलर तरीके से पढ़ाता हूं
तो ऐसा थोड़ी है मैं ऑफलाइन में उसमें कुछ अलग बताता हूँ और ऑनलाइन में कुछ अलग। टीचिंग तो यार ईमानदारी से ही की जाती है, टीचिंग में कम ज्यादा भेदभाव नहीं होता। देखो अब V2 की पहली वैल्यू अगर देखें, V2 का फर्स्ट इटरेशन, तो देखो कैसे लिखोगे 1/y22, देखते चलना, मैं आपको वही फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूं जो गॉस का आपने पढ़ा है। अच्छा हमने ये नहीं माना ना, यहां पे आप क्या मानोगे, V2 वोल्टेज एज्यूम करनी पड़ती है ना 1∠0, ठीक है। ये कौन सी इटरेशन है, ये जीरोथ वाली, इनिशियल गैस माने जीरोथ इटरेशन, जीरोथ इटरेशन। बेटा अनअकैडमी पे जो एनालॉग स्टार्ट कर रहा हूं वो पेड कोर्स में है, ठीक है। देखो यहां V2 वाली टर्म नहीं आएगी, ध्यान देना, यहां पे सिर्फ कौन आएगा, V1 और V3। J नॉट इक्वल टू I होता है ना, तो यहां पे VI नहीं आएगा। यार अब भाई पढ़ाने दोगे कि तुम लोगों की क्वेरीज ही आंसर करते रहें। अब देखो 1/-J7.5 P2 - JQ2, और अभी मेरा कोई प्लान नहीं भाई एकदम से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करने का, मैं सही बता रहा हूँ। तुम लोगों का रिस्पॉन्स देख के कहीं से कहीं तक भी नहीं लगता कि तुम लोगों के लिए कोई और सब्जेक्ट पढ़ाना भी चाहिए। सीरियसली मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि यूट्यूब को छोड़ करके सिर्फ प्लस पे पढ़ाया जाए। अब ये देखो यहां पे V1 क्या है, 1.05∠0, 1.05∠0। Y23 V3 की वैल्यू क्या है भाई, अब ये आ गया ना, देखो यहां से पहली इटरेशन आ जाएगी, लेकिन यहां आपको कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा मेरे भाई। 0.2 माइनस आयोटा इंटू 0.1 माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा इंटू 5 इंटू 1.05 माइनस आयोटा इंटू 2.5 इंटू 1, डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा, ठीक है। ये आ रहा है 1.047, ये आ गई भाई पहली इटरेशन, ठीक है। दो इटरेशन आपको निकालनी है, तो पहले V3 का पहला इटरेशन निकालो, यहां पे होगा 1/Y33 P3 - JQ3 और गॉस मेथड में ना नई वैल्यू आई हो या नहीं, यूज कौन सी वैल्यू होती है, पुरानी। देखो वैसे तो आपके पास V2 की नई वैल्यू अवेलेबल है ना, ठीक है, V2 की नई वैल्यू अवेलेबल है, लेकिन फिर भी आप कौन सी वैल्यू यूज कर रहे हो, ओल्ड वैल्यू, ठीक है। आप कौन सी वैल्यू यूज कर रहे हो, ओल्ड वैल्यू। सर जी वह संधि का टॉपिक, बेटा वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी सिर्फ गेट का प्लेटफॉर्म नहीं है, अनअकैडमी 44 एग्जाम्स का प्लेटफॉर्म है। आप ऐसा मत सोचो कि अनअकैडमी सिर्फ गेट की तैयारी कराता है। चलो अब वही बात है ना, देखो जैसे नेटफ्लिक्स है, तुम कहो भाई हमें एक मूवी देखने की अनुमति चाहिए, हमें तो बस यही वाली देखनी है, वैसा होता नहीं है यार, मॉडल अलग है। P3 - JQ3 V3 0 का कॉन्जुगेट तो 1∠0 का कॉन्जुगेट तो क्या 1 ही होता है, ठीक है।
माइनस y31 माइनस y32 ये आ गया। अब देखें भाई कितनी वैल्यू आ रही है, .956 at an angle minus 11.13। ठीक है, ये फर्स्ट इटरेशन हो गया यार, ये फर्स्ट इटरेशन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड इटरेशन। सेकंड इटरेशन, तो सेकंड इटरेशन में आप लिखोगे V22, आपसे यही पूछा था, वोल्टेज एट सेकंड बस एट द एंड ऑफ सेकंड इटरेशन। अब की बार ना फर्स्ट इटरेशन वाली वैल्यूज का यूज करोगे, फर्स्ट इटरेशन वाली वैल्यूज का यूज करोगे। देखो V1 तो सेम ही रहेगा, स्लैक बस है, उसमें कोई चेंज नहीं आना। ठीक है, वो तो स्लैक बस है। ठीक, अब क्या वैल्यू आई थी हमारे पास V2 की, 1.047 एंगल 1.459। ठीक है, Y21 कितना है भाई, ये है J5। और देखो स्लैक बस है 1 वाली, उसकी वैल्यू तो फिक्स ही है, Y23। V3 की जो वैल्यू आई है वो कितनी है, V3 की जो वैल्यू आई है वो है 0.956 एंगल माइनस 11.13। समझ आया कैसे लगता है इटरेशन। ठीक है, ESE कन्वेंशनल में भी ना आपसे ये नहीं कहता कभी भी फाइनल आंसर निकालो, वो 1 या 2 इटरेशन कराएगा। और देखो इसमें ना कैलकुलेटर बहुत अच्छा लगाना पड़ता है। अच्छे का मतलब ये नहीं है महंगा कैलकुलेटर, मतलब कि बहुत फास्ट आपको चलना पड़ेगा। तो यार है 1.025 एट एन एंगल -2 डिग्री। तो ये बन गया। यही आपसे पूछा गया था भाई, यही आपसे पूछा गया था। देखो यही आपसे पूछा गया था, गॉस मेथड से सेकंड बस पे वोल्टेज बतानी थी एट द एंड ऑफ सेकंड इटरेशन। मेरे हिसाब से आपको अब ये क्लियर हो गया होगा भाई किस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आप चाहो तो V3 की भी सेकंड वोल्टेज निकाल सकते हो, बट ऐसे बार बार रिपीट करना पड़ता है टू फाइंड द फाइनल आंसर। और गॉस सीडल मेथड अगर होता तो क्या चेंज आता, गॉस सीडल मेथड अगर होता तो यहां V2 की पुरानी वैल्यू यूज ना करते हुए नई वैल्यू का यूज करते, तो उसे कहते थे गॉस सीडल। यानी जिस बस का जो लेटेस्ट वोल्टेज आपको मालूम है आप उसको यूज करो, देन इट इज कॉल्ड एज द गॉस सीडल मेथड। क्लियर? चलो तो बेटा आज के लिए इतना ही। मंडे हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूटन राफसन। ठीक है, न्यूटन राफसन हम स्टार्ट करेंगे, और न्यूटन राफसन में हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि कैसे इंजीनियरिंग मैथ्स वाला न्यूटन राफसन उठ करके पावर सिस्टम में आया। आप लोग देखो अटेंडेंस ज्यादा दो कम दो, लाइक करो डिसलाइक करो, मेरे भाई मैं आप लोगों को पूरा यहाँ पे लोड फ्लो कराऊंगा। उसका एक सिंपल सा रीजन है, 2-4 बच्चे भी अगर बेनिफिट होते हैं ठीक है,
कोई बात नहीं, जाने दो। चलो अब देखो यार, आपको मैंने बताया था स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है कल 11 बजे बेटा, जिसके अंदर 100% तक स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। तो जल्दी से अनअकैडमी ऐप पे रजिस्टर कर लो यूजिंग द कोड अंकित ESE। 1.8 करोड़ तक की स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है, इसमें 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, अब इसके बाद देखो अंकित ESE कोड से 1 ईयर की फीस होगी 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 इयर्स 39,600। आप 2 इयर्स के लिए जाएंगे ताकि आपको पर मंथ कॉस्ट मिनिमम पड़े और आप इसको विदाउट एनी इंटरेस्ट EMI पे भी ले सकते हो। EMI बेटा डेबिट कार्ड पे मिलेगी, डेबिट कार्ड पे मिलेगी। ठीक है गौरव बेटा, अभी अगर RIB लॉन्च भी करेंगे तो मई जून से करेंगे, अभी नहीं होता RIB। ठीक है, RIB मार्च अप्रैल में नहीं होता, मई जून में लॉन्च होता है। इसके अलावा देखो अंकित ESE कोड से अगर आप 1 ईयर का आइकॉनिक लेते हो तो इट विल बी 45,225, 2 ईयर 66,600। 2 ईयर के लिए जाओ, पर मंथ कॉस्ट इज मिनिमम और विदाउट एनी इंटरेस्ट यू कैन अवेल इट ऑन EMI। ठीक है, इसके अलावा ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है यार, मुझे फॉलो भी कर लेना और मुझे यहाँ पर्सनली मैसेज भी कर। तो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देना दबा के यार, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक बात पहुंचा दो कि पूरा पावर सिस्टम कंप्लीट होने वाला है। अराउंड 87-88 लेक्चर्स लगेंगे, तो आप ये मान के चलो 10 से 11 लेक्चर और आएंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, सी यू सून गाइस, मंडे मिलते हैं सेम टाइम पे। चलो।